नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक समिट चली हुई है कोप 16 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। किस चीज की समिट है? यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो आर्टिकल जो आया है उसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा इस पूरे चैनल को स्टार्ट करने में। यह पूरा आर्टिकल अमिताभ सिन्हा जी ने लिखा था। अमिताभ सिन्हा जी एक्स सीईओ हैं नीति आयोग के। उन्होंने अपना एक व्यू रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हो रही है काली कोलंबिया में, उसका जो एंड पॉइंट है, रिजल्ट क्या हो सकता है, दूसरा उसमें क्या क्या डिस्कशन होना चाहिए, उस पूरे ऑब्जेक्टिव को इन्होंने यहां डिस्कस किया है। अब यूएनसीबीडी क्या है और इस एजेंडा क्या है वो समझेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 16 का वो एजेंडा क्या है और ये यूएनसीबीडी का लोगो है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कोलंबिया है कहां। कोलंबिया साउथ अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है जो इक्वेटर से दो भागों में बंटती है, यानी नॉर्थ में हेमिस्फीयर में भी आती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में आती है। इसका जो लिंक है वो पनामा से है। यहां ये पनामा से लगता है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से लगता है। और इधर नॉर्थ पैसिफिक, इधर नॉर्थ पैसिफिक और इधर नॉर्थ अटलांटिक, ये दो ओशियंस हैं इसके, यानी एक तरफ पैसिफिक ओशन, एक तरफ अटलांटिक ओशियंस। अब इसको डिस्कस करते हैं यूएनसीबीडी। ये यूएनसीबीडी बनी कैसे, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, जिसको स्टॉकहोम समिट बोला जाता है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम समिट से हुई थी, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। उसके बाद जो मेन जो समिट हुई है वो उसकी 20वीं समिट थी, जिसका नाम है अर्थ समिट। वहां से इन 3 इंटरनेशनल बॉडीज निकल कर आती हैं। नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉम्पैक्ट फॉर क्लाइमेट चेंज। पहली मीटिंग में ये मीटिंग में ये 3 बॉडी आई थी। दूसरा है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। तीसरा है यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन दोनों की मीटिंग, डेजर्टिफिकेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग 2 साल में होती है, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसकी मीटिंग हर साल होती है। कोप 19 जो होने वाली है, कोप 29 जो होने वाली है बाको में, ये समिट चलती है। अब ये मैंने आपको पढ़ानी है, ये मैंने आपको बता दिया क्लाइमेट चेंज के लिए। ये एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है वो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बना रखी है। वो सारी चीज बताएंगे। मेन है यूएनसीबीडी जो आज हमें यहां डिस्कस करनी है। यूएनसीबीडी 1992 में बनी थी, ये हमें पता चल चुका है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्व करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है वैरायटीज ऑफ लाइफ ऑन लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। उसका कंजर्व करना, उसको कंटिन्यू रखना, वो सारी जिम्मेदारी है यूएनसीबीडी की। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। सस्टेनेबल यूज, उनका सस्टेनेबल यूज क्या होता है? हमें जो रिसोर्सेज एट प्रेजेंट अवेलेबल है उनका सस्टेनेबल वे से यूज करना। सस्टेनेबल वे का मतलब है कि हमें जो फ्यूचर जनरेशन है उनके रिसोर्स को भी बचा के रखना है और अपने लिए जो रिसोर्स है सिर्फ उनको यूज करना है। और लास्ट है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अगर किसी बायोडाइवर्सिटी से हमें कोई फायदा हो रहा है तो हमें उसको इक्वल शेयरिंग में उसको यूज करना है। ये इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। जैसे फिशिंग एक नेचुरल रिसोर्स है, ओशन में मिलता है, हमें उसके मास फिशिंग नहीं करनी, क्योंकि वो सबका अधिकार है। मास फिशिंग, सी फूड सबका अधिकार है। तो इसलिए उसको एक प्रॉपर वे में यूज करना, सस्टेनेबल वे में यूज करना, और इतनी भी मास फिशिंग नहीं करनी जिससे जो फिश है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसा कि आपको पता है इंडिया में एशियन चीता 1952 से एक्सटिंक्ट है, ठीक है। ऐसे ही जो वल्चर की जो वैरायटीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो रही हैं। हमें उनको सबको बचा के रखना है। वो एक पर्टिकुलर सोर्स है, उसको बायोलॉजी जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा एक पिरामिड होता है ऐसे,
जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसकी पॉपुलेशन घटती रहती है। चीता और वल्चर और टाइगर ये सारे टॉप मोस्ट लेयर में आते हैं, और अगर ये पॉपुलेशन यहां नहीं है तो ये जो वेराइटीज हैं, ये जो नंबर्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी। ये पूरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी यूएनसीबीडी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सबको बचा के रखना है, सबको इक्वल शेयरिंग हो, सस्टेनेबल यूज हो, पूरा यूएनसीबीडी का ऑब्जेक्टिव है। शुरुआत करते हैं इनके प्रोटोकॉल से, इनके यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से। सबसे पहले जो पार्टीज हुई थी वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ था। ये क्या है? ये प्रोटोकॉल जो हुआ था मैं आपको बताता हूं, जो बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशन कर रहे हैं, उन सब का एक प्रॉपर यूज करना, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, कोई म्यूटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरा है कंसिडरेशन ऑफ रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ को अगर उस बायोटेक्नोलॉजी से हेल्थ में जो इश्यू हो सकता है उसको एक संभाल कर देखना, यूज करना कि जिससे कोई ह्यूमन हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना हो। और लास्ट है एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सभी को एक्सेस होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसका यूज करो और दूसरा देश उसका यूज ना कर पाए, आप उसका एक्सेस करो और ट्रांसफर भी करो, लेकिन अब इसका देख यही एक कारण है कि इंश्योर सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग, यानी वो जो ट्रांसफर आप कर रहे हो टेक्नोलॉजी का वो सेफ हैंड्स में हो। ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव है इसका। अगली समिट है नैरोबी केन्या में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट है बायोसेफ्टी के लिए, ये भी बायोसेफ्टी के लिए है। उसके बाद इसका ही रिप्लिकेशंस आइडियाज यहां डिस्कस हुए थे। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करना है, जो प्राचीन काल में जो नॉलेज यूज कर रहे थे, मतलब ये जैसे जो नीम की झाड़ियां होती है उनको यूज करते थे हम, आंवला जो उसको यूज करते थे, ठीक है। ऐसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसका यूज करके कैसे कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, वो सारी चीजें यहां डिस्कस कर रखी हैं। अगला है COP10 नागोया जापान में हुई थी। किस लिए इंपॉर्टेंट है? जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स, वो चीजें मैंने आपको बताई थी। क्या है ये चीजें? दोबारा बता देते हैं। जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, उनका इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, मास फिशिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है COP15, मोस्ट इंपोर्टेंट समिट है, क्यूमिंग मॉनिटरल प्रोटोकॉल, यानी क्यूमिंग एक चाइना की सिटी है क्योंकि चाइना इसका होस्ट था, और मॉनिटरल ये कनाडा में हुई थी कोविड-19 की वजह से, इस वजह से इसका नाम क्यूमिंग मॉनिटर प्रोटोकॉल रखा गया। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 23 टारगेट थे और 4 गोल थे। इस पूरे समिट को पेरिस एग्रीमेंट के तहत, पेरिस एग्रीमेंट का एक छोटा रूप देखा जाता है। किसके लिए? यूएनसीबीडी के लिए। अब आप बोलोगे कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट यूएनएफसीसी, जो यूएनएफसीसी है मैंने आपको बताई थी, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट समिट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बर्थ ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। इसका ही रूप में अगर यहां इसको देखा जाए, यूएनसीबीडी 23 टारगेट 4 गोल्स, उसके रूप में इसको देखा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट समिट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। इसके क्या क्या वे थे, देखो। एम्फेसाइज ऑन इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनस पीपल्स रोल, उन सबको जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। कमिटमेंट टू अलाइन एलियन फाइनेंशियल फ्लो विद बायोडाइवर्सिटी गोल्स टू डाइवर्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमें यूज करना है, जो हमें रिसोर्सेज यूज करने हैं वो इक्विटेबल तो हो, और जो फाइनेंशियल जो बाहर से जो हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, जो हो रहा है देश में, उसका एक सस्टेनेबल वे से यूज हो। लोअर कंजप्शन फुटप्रिंट गोल्स, यानी जो हम यूज कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट यानी उसका साइड इफेक्ट कम से कम हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब है उसका भविष्य में इफेक्ट ना हो, या हो तो बहुत कम हो। वो उस बेसिस पर इस पूरी जो समिट है प्रोटोकॉल को डिजाइन करा था, और ये पास भी हो गई थी। की गोल क्या थे इस पूरे प्रोटोकॉल के? स्टॉप एक्सटिंक्शन गोल, यानी जो चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो धरती से विलुप्त हो रही हैं, उन चीजों को एकदम से रोकना है। अगला है रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज, जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है,
उन सबको रोकना है, क्योंकि उसकी वजह से कैंसर और दूसरी हेल्थ डिसीज, हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट, वो सारी चीजें बढ़ रही हैं। किडनी फेलियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस। पहले जो राइस को न्यूट्रिएंट रिच माना जाता था, लेकिन अब उसमें विटामिन ए मिला दिया जाता है, क्योंकि अब वो जो राइस है उसकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है। वो पूरी जो न्यूट्रिएंट बेस्ड है जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, इस वजह से विटामिन ए इसमें ऐड किया जा रहा है। कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकना है। अब जो इसका मेन एजेंडा है इस पूरे समिट का, जो इस पूरे आर्टिकल का, वो डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले था ये बैकग्राउंड था पूरा, अब उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। एक 30x30 गोल है किसका, यूएनसीबीडी में जो क्यूमिंग मॉनिटर प्रोटोकॉल COP15 हुई है, उसका एक गोल था 30x30, यानी रिस्टोर 30% ऑफ डिग्रेड इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुका है उसको 30% से रिस्टोर करना है। कब तक, 2030 तक। कंजर्व एरियाज कौन से, प्रोटेक्ट एंड मैनेज 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड कोस्टल मैराइन्स। पूरे एरिया को, उस पूरे एरिया को कंजर्व करना है जो वेस्टफुल और पोल्यूशन से इफेक्टेड है 30% तक। कब तक, 2030 तक। ये एक टारगेट था। अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस इसमें लिखी हुई है वो आपको बता देता हूं। हमने जो पिछले 3 दशक में हमने पूरा जो फोकस अपना शिफ्ट किया है वो यूएनएफसीसी पे कर दिया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमने जो मेन गोल मान लिया कि हम जो यूएनएफसीसी यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करेंगे, यूएनसीबीडी को एक लो बॉडी मान लिया है। लो बॉडी इन द सेंस लो प्रोफाइल मान लिया है, क्योंकि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यह एक चिंता का विषय हो चुका है। जो बायोडाइवर्सिटी है और क्लाइमेट चेंज है वो दोनों इंटरलिंक्ड है। कैसे, अगर रिसोर्सेज धरती पर नहीं रहेंगे तो उसका क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट आएगा। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो जो रिसोर्सेज है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी। यानी दोनों को इंटर रिलेट है। एक चीज खराब होगी तो दूसरी भी खराब होगी। हमने पिछले 3 डिकेड से यानी 1992 से हमने इन चीजों को डाइवर्सिफाई कर दिया है। अलग अलग चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर अलग काम कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को लेकर अलग काम कर रहे हैं। यह पूरा आर्टिकल यहां डिस्कस करता है। कोप जो उसका एजेंडा क्या है, क्योंकि एजेंडा यह है इस पूरे समिट का कि जो COP15 हुई थी वहां कुछ पैसे को लेकर बात हुई थी, यानी सभी देश इन्वेस्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए। अब उस पूरे चीज को मोहर लगाने के लिए यहां COP16 हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, ये प्लान बनाए हैं किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए, मतलब कंजर्व करने के लिए। ठीक है, एक ऐसा ही प्लान पेरिस एग्रीमेंट के अंडर बना था। क्या नाम था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC बोला जाता था। यानी एक टारगेट बनाया कि 2030 तक हम क्लाइमेट चेंज पर काबू करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक प्लान बनाया, एक टारगेट बनाया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान। सेम ऐसे ही काम करेंगे। अगला है हाई सी ट्रीटी, एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNJ। जो समुद्र में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए उस पर काम करना जरूरी है। यह पूरा 30x30 के में टारगेट था। अगला है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हाई सी ट्रीटी है, इस डेमोक्रेट प्रोटेक्टेड एरिया बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट ऑफ द ओशियन। हमें जो बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट ओशियन का है उसको इस तरीके से रोकना होगा जैसे हम जो अपने नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटी को कम करना होगा। जैसे हम नेशनल पार्क को लेकर काम करते हैं, हमें वैसे ही बायोडाइवर्सिटी रिच ओशियंस एरियाज को भी उस तरह ही कंजर्व करना होगा। ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा इस साल। लास्ट है क्वेश्चन ऑन फाइनेंस, मतलब ये
कि हम 200 बिलियन का एक बॉन्ड बनाएंगे, हर साल इतने रुपए इन्वेस्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, और कम से कम 20 बिलियन से उसको बढ़ाएंगे हर साल, और कोशिश करेंगे कि जो हर साल जो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ानी है वो 30 बिलियन तक हो, और 2030 तक इसको पूरा 500 बिलियन तक कर देंगे। क्योंकि अगर हम इसको इन्वेस्ट इतना करेंगे, जिस वजह से जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो खराब हो रही है, उसको रोकने में हमें हेल्पफुल होगी। क्योंकि इनका मानना यह है, अगर तब तक हम ये नहीं करेंगे, 200 बिलियन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 200 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी। उसको कंजर्व करना जरूरी है। सबसे पहले बड़ी बात, जो बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जो छोटे देश हैं, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो छोटे देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन वो एक चीज पर काम नहीं कर सकते। यानी अगर वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे तो इन्वायरमेंट रह जाएगा, और इन्वायरमेंट को बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी रह जाएगी। तो उनको दोनों को लेकर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है, जो पहले से डेवलप्ड है, उनको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए आगे आकर काम करना पड़ेगा, जिससे जो उसका कंजर्वेशन है वो एक गोल की तरह कामयाब होगा। वो पूरा एजेंडा है जो COP16 का, वो भी कंप्लीट हो पाएगा। लास्ट है, ये पूरा हमारा आर्टिकल था UNCBD के लिए। जो इसका पूरा रिजल्ट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, UN16 में अब क्या आया। उससे लास्ट में एक रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा पूरा एनालिटिकल है। पूरे वास्ट टाइम में देखिए आप, जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो 61% तक हैं, और सब्सक्राइब 38% तक। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, और सब्सक्राइब आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।